एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। और सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन। तो नटवरी किस क्लासिकल डांस का अन्य नाम है? तो यह है कथक, और ये नॉर्थ इंडिया का डांस है। दीपावली किस माह की अमावस्या को मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। नवारानी डांस कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, और यहीं से संबंधित है पिंडवानी डांस। कबड्डी मैदान की माप जो मेल के लिए होता है उसकी कितनी होती है? 13x10 मीटर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। और ताशकंद समझौते के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत का सबसे छोटी रामसर साइट का नाम क्या है? रेणुका झील, जो हिमाचल में है। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और भारत में वर्तमान में 85 रामसर साइट हैं। राष्ट्रपति पद के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। और महाभियोग अनुच्छेद 61 में। अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और विजय कब प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की थी। WPI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल डांस का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में स्थित। और इम्फाल में क्या है? पंडित नेहरू मणिपुर डांस अकादमी, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, यह स्थित है। कंदम्ब स्कूल, यह 1967 में स्थापित हुआ था और कथक से संबंधित है। कुमुदुनी लखिया ने इसको स्थापित किया था। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। साहित्य नाटक अकादमी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 29 अप्रैल को मनाते हैं। सही मिलान कीजिए। माधवी मुदगल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ओडिसी क्लासिकल डांस से। नंदिनी सिंह, इसका कथक से। राधा रेड्डी का मतलब है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सरस्वती सेन, इनका संबंध है कथक से। और भाटे वर्ड भी कथक का ही रूट वर्ड है, जैसे रोहिणी भाटे, समा भाटे। और भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, बी दोरो स्वामी, गीता चंद्रन और सुधा चंद्रन। लोक नृत्य तरंग मेल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गोवा राज्य से। और देखनी डांस भी यहीं से संबंधित है। यहीं से संबंधित है सिगमो, फुगड़ी, कुणबी, खोल डकनी, रणमाले, मांडो, घोड़ी मोड़नी, जागिर आदि फेस्टिवल संबंधित है गोवा से। मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? मांच, भगोरिया। और तमिलनाडु के हैं कजाई कोथू और करगम। और केरल के हैं थय्यम डांस। और केरल के क्लासिकल डांस है कथकली और मोहिनी अट्टम। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है भीमा देवी मंदिर, जो पिंजौर पंचकुला हरियाणा में स्थित। को यहाँ पर कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन बताना है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। इनका निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। शतरंज के खेल में कौन सा जानवर एक रुख का प्रतिनिधित्व करता है? तो एक रुख का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो एक रुख का प्रतिनिधित्व करता है हाथी। और घोड़ा, ऊंट 2 दिशाओं में चलता है। और इसमें कुल 64 बॉक्सेस या वहाँ पर वो डिब्बे से बने होते हैं, वो होते हैं। और इनमें से 32 वाइट और 32 ब्लैक होते हैं, जो अलग अलग रंग के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। और इसको मनाने की शुरुआत 1966 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब की गई थी? 1924 में। लाजोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। और दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन थे? देवेंद्र बरुआ। और अभी हाल ही में 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और 84वें बने हैं आर वैशाली रमेश बाबू।
और इनको पहला खेल रत्न जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है 1991 में प्राप्त हुआ था। और जो अभी हाल ही में जिसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था और इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था और इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को इसमें हराया था और इसमें भारत ने 43 रन से विजयी हासिल की थी। और अब हम देखेंगे 1983 जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का, तो उसमें सर्वाधिक रन किसने बनाए और मैन ऑफ द मैच किसने प्राप्त किया? 1983 में के श्रीकांत ने 38 रन बनाए और मोहिंद अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच दिया गया। 2007 T20 में गौतम गंभीर ने 75 रन बनाए और इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच दिया गया। 2011 में वनडे क्रिकेट में गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए और महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। और 2024 में T20 में विराट कोहली ने 76 रन बनाए और इनको ही मैन ऑफ द मैच दिया गया। पहले एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 4 मार्च 1951 को इंडिया नई दिल्ली में किया गया था और इसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद ने किया था और इसमें भारत ने दूसरी रैंक हासिल की थी। और जो दूसरा एशियन गेम्स हुआ था यह 1954 में हुआ था और इन दोनों के बीच 3 वर्ष का अंतर है, लेकिन आमतौर पर 4 वर्ष के अंतराल के बाद एशियन गेम्स का आयोजन करवाया जाता है। जो दूसरे एशियन गेम्स थे 1954 में हुए थे, ये मनीला फिलीपींस में हुए थे और भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स 1982 में हुए थे और ये 9वें क्रम के थे। इंडिया ने इसमें 5वीं रैंक हासिल की थी और एशियन गेम्स में गोल्ड विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सचिन नाग, जिन्होंने तैराकी में 1951 में गोल्ड मेडल जीता था। और एशियन गेम्स में पहली महिला जिनको अवार्ड दिया गया कमलजीत संधू, दौड़ में 1971 में इनको यह अवार्ड मिला। 2023 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? हांगजो, चाइना में। और इसमें भारत की रैंक थी 4th। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 107 मेडल जीते और पहली बार भारत ने 100+ मेडल प्राप्त किए थे। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है? तो ये है शशि थरूर की पुस्तक। और एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक है VS नायपॉल की। द ग्रेट इंडियन नॉवल ये किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। वाई आई एम हिंदू ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। और राइट ए लव स्टोरी, पैक्स इंडिका, अंबेडकर ऑल लाइफ और बुकलेस इन बगदाद, शो बिजनेस, द पैराडॉक्सिकल PM और द $5 स्माइल। तो ये सभी पुस्तकें शशि थरूर की जो हमको ध्यान रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण एन एरा ऑफ डार्कनेस और एन एरिया ऑफ डार्कनेस भी ध्यान रखना है, ये है VS नायपॉल की पुस्तक है। खजुराहो मंदिर समूहों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1986 में। और ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है और इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था और इसमें 85 मंदिरों का समूह है और ये नागर शैली में निर्मित है। तो मंदिरों की मुख्य रूप से 3 शैली फेमस हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली जो उत्तर भारत में मंदिर बनाए जाते हैं वे नागर शैली में बनाए जाते हैं और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाते हैं वे होते हैं द्रविड़ शैली में। और जब इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है तो इसको कहते हैं बेसर शैली। मध्य प्रदेश के अन्य यूनेस्को साइट का नाम क्या है? जैसे सांची 1989 में इसको शामिल किया गया था और ये 200 रुपये के नोट पर स्थित है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। भीमबेटका की गुफाएं ये पाषाण काल से संबंधित है और 2003 में इनको शामिल किया गया था। सालार जंग संग्रहालय ये 1951 में स्थापित हुआ था और हैदराबाद में स्थित है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो ये है कलकत्ता इंपीरियल, जिसका अब नाम हो गया भारतीय संग्रहालय। यह है भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1814 में हुई थी। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में। और प्रणाली का नाम है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? जो हमारे लोकसभा के सांसद होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं MLA और MP के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया जाता है। और PM के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और UT की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं।
और इसमें कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी इत्यादि शामिल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, और अब तक 3 बार इसकी घोषणा की गई है। पहली बार 1962, 71 और 75 में इसकी घोषणा की गई, और 1975 में जो तीसरी बार लास्ट बार हुई थी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। अभी हाल ही में 2024 में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया गया है। अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है और अब तक इसका यूज नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और CJI जो हमारा चीफ जज होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका संबंध था बिहार राज्य से। इन्होंने 1950 से 1962 तक शासन किया था, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी इंडिया डिवाइडेड, और इनको भारत रत्न 1962 में प्रदान किया गया था। और इनकी समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। और इनको भारत का अजातशत्रु, वह राष्ट्रपति जो भारत का अजातशत्रु कहलाता था, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1967 से 69 के बीच रहे, और ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी और KR नारायणन, जिनका केरल से संबंध था, और ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो अमेरिका से ग्रहण की गई है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है इम्पीचमेंट, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 61 में, और यह इसको किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, और जब सदन में इसको पेश किया जाता है तो 1/4 मेंबर्स के इसमें साइन होने चाहिए, और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है, और सदन में यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब ही महाभियोग प्रस्ताव पूरा माना जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत, और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। राज्यपाल कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन किया गया है। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और जरूरी रूप से कानून की आवश्यकता महसूस हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी कर सकता है, और इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह या 7.5 महीने के लगभग होती है। अधिकतम अवधि अनुच्छेद 143, इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है, और परामर्श देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, और परामर्श मानने के लिए भी कोई भी बाध्य नहीं है। कर्नाटक में कौन सा बांध स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा बांध, और ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। मुल्ले पेरियार बांध ये कहाँ पर है? इडुक्की में है, केरल में, पेरियार नदी पर। श्रीशैलम बांध ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। और कर्नाटक के अन्य डैम कौन कौन से हैं? अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है, और भद्रा बांध ये भद्रा नदी पर है। तो कर्नाटक के महत्वपूर्ण 3 बांध हैं, तुंगभद्रा बांध, भद्रा बांध और अलमाटी बांध। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत जो समुद्र के से लगता है तीनों ओर से, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और इसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और इसको वृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। और भारत की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पेनगंगा और मंजीरा। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो नासिक महाराष्ट्र है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर लगता है? तो ये हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में लगता है। और इसका आयोजन 12 वर्ष के बाद किया जाता है। और अर्धकुंभ इसका आयोजन किया जाता है 6 वर्ष के बाद। और महाकुंभ इसका आयोजन किया जाता है 24 वर्षों के बाद। और इसको शुरू करने वाले थे वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन।
सतलुज नदी भारत में प्रवेश किससे करती है? तो ये सिपकिल्ला दर्रे से करती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। और लिपुलेख दर्रा इंडिया, चाइना और नेपाल ट्राई जंक्शन स्थित है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है राकसताल झील से, और ये तिब्बत चीन में स्थित है। और ये 3 देशों में बहती है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में। और मानसरोवर और कैलाश पर्वत के समीप है राकसताल झील। और इस पर एक बांध भी बना हुआ है, जो भाखड़ा नांगल बांध है, और ये सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल, ये गुरुत्वीय बांध है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील, जो तिब्बत में स्थित है। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर तिब्बत में इसका उद्गम होता है, तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। और इसकी सहायक नदियों के नाम है तिस्ता, सियांग, मानस, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कोलंग और कामेंग। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह है माजुली द्वीप, जो असम में है। और सबसे छोटा द्वीप है मयूर, जिसे उमानंद भी कहा जाता है, यह भी इसी नदी पर स्थित है। काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन वंश, ये थे 600 BC में, और इसके संस्थापक थे सिमुक। वाकाटक वंश, ये था 400 BC, 400 ईसा पूर्व में। विंध्य शक्ति इसके फाउंडर थे। और चालुक्य वंश, इसके फाउंडर थे पुलकेशिन फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर का नाम क्या था? तो इसके फाउंडर थे दंती दुर्ग। और यहाँ की राजधानी थी मान्य खेती या मालखेड़। और यहाँ के अंतिम शासक थे कर्क सेकंड। कृष्ण प्रथम इसके महान शासक थे, जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। और अमोघ वर्ष, इन्होंने कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी थी कन्नड़ भाषा में। और इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। गौतमी पुत्र किस वंश के शासक थे? तो ये सातवाहन वंश के शासक थे। सातवाहन वंश के 23वें और सबसे महान शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये अपनी माँ के गोत्र को लगाते थे। अशोक घोष किस राजा के दरबारी थे? तो ये कनिष्क के दरबारी थे। और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। और इसकी 2 राजधानियाँ थी, पुरुषपुर और मथुरा। इन्हीं के दरबार में चरक रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, और एक चिकित्सक थे। नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिनको भारत का आइंस्टाइन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और भारत का आइंस्टाइन इनको कहा जाता है। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है, अशोक घोष की महत्वपूर्ण पुस्तक है बुद्ध चरित। कनिष्क गद्दी पर 78 ईस्वी में बैठा था, और इसी ने शक संवत की शुरुआत की थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुजिल कुडफिसिस। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। और दाब का सूत्र है बल बटे में क्षेत्रफल। और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, दाब उतना ही कम होगा। और बल का मात्रक है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। एक तरल का पृष्ठीय तनाव किसके कारण होता है? तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण बूंदें गोल होती हैं, जिसमें सबसे कम पृष्ठीय तनाव होता है। तो पृष्ठीय तनाव का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि बल बटे में लंबाई। मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु जब 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिलकर एक नई धातु का निर्माण करती हैं, तो इसे कहते हैं मिश्र धातु। जैसे सोल्डर में है Pb लेड और Sn यानी कि टीन। लेड और टीन से मिलकर बनती है सोल्डर। कंसा Cu और Sn। कॉपर और टीन से मिलकर बनता है पित्तल। कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। और इस्पात कार्बन और लोहा से मिलकर बनती है। और Ag होता है सिल्वर। और AgBr का यूज किस में किया जाता है? और फोटोग्राफी में किसका यूज़ किया जाता है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और जो हमारी चुनाव के समय हमारी उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है, वह किससे बनी होती है? 26वां क्वेश्चन है, कौन हृदय की क्रिया को सही रूप से निरूपित या रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है इकोकार्डियोग्राम। तो इकोकार्डियोग्राम प्रेजेंट करता है। और यदि जांच की बात हो तो ये करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हमारी जांच करता है हार्ट की, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो हमको दिखाता है उसे कहते हैं इकोकार्डियोग्राम। गुर्दे किस तंत्र के अंग हैं? तो ये उत्सर्जन या एक्सक्रीशन सिस्टम के अंग हैं। और किडनी खराब होने पर अपोहन विधि या डायलिसिस किया जाता है, जो शरीर से टॉक्सिक या जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। अपोहन विधि क्या होती है? जब हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं, जो हमारा रक्त फिल्टर करते हैं, तो उसको शरीर से बाहर करवाया जाता है, उसे कहते हैं अपोहन
या डायलिसिस विधि। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण। और इस मूत्र की गंध किसके कारण होती है? अमोनिया की वजह से होती है। जीडीपी एक विशिष्ट अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। तो किसका कुल मूल्य है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या है? जीडीपी है। आर्थिक सुधारों ने भारत की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से हटकर अधिक उदार और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। 1991 में आर्थिक सुधारों से सबसे अधिक जुड़े भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ये हैं 1991 से संबंधित हैं पीवी नरसिम्हा राव। और इन्होंने एलपीजी अपनाया था। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। और इसमें वित्त मंत्री का नाम था मनमोहन सिंह और आरबीआई के गवर्नर थे एस वेंकट रमन। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष की है? तो ये 1969 में शुरू हुई थी और 1974 तक चली थी और गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी 1961 से 66 चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और चौथी से पहले 1966 से 1969 के बीच एक गैप आया था। फिर 1969 से 74 चौथी गॉडगिल मॉडल और पाँचवीं 1974 से 78। यह ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त कर दी गई थी जनता पार्टी के द्वारा। फिर आई छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं 1985 से 90 और फिर आया गैप। फिर आठवीं 1992 से 97, नौवीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं अंतिम थी जो 2012 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग का निर्माण करवाया गया और जिसके कारण इसको यहाँ ही समाप्त कर दिया गया। और जो पंचवर्षीय योजना थी ये योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, जिसकी स्थापना बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कब हुई थी। नीति आयोग नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष और पहले सीईओ कौन थे? तो हम वर्तमान की चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। यूनेस्को की नवीनतम साइट में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है मोइदम, जो असम की है और ये 43वीं साइट के रूप में शामिल हुई है। और यूनेस्को की 46वीं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज कमेटी है, उसकी बैठक 46वें सत्र की बैठक भारत मंडपम नामक स्थान पर 21 से 31 जुलाई के बीच हुई है। और इसी में ही भारत की 43वीं साइट मोइदम को शामिल कर लिया गया है। और मोइदम अहोम राजवंश के कब्रिस्तान को कहा जाता था। 41वीं साइट है शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। 42वीं होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक से, 40वीं धौलावीरा और 39वीं रामप्पा मंदिर स्थित है। होयसल मंदिर में 3 मंदिर शामिल हैं। बेल्लूर मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, होलविडे मंदिर शिव को समर्पित है और सोमनाथपुरा मंदिर विष्णु को समर्पित मंदिर है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। PR श्रीजेश ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, तो इनका संबंध किससे है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित और हॉकी के गोलकीपर हैं और पेरिस ओलंपिक में ये समापन समारोह में ध्वजवाहक भी रहे हैं। और अभी हाल ही में किन किन ने प्रमुख संन्यास लिया है? तो रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट से, विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से, रविंद्र जडेजा T20 फॉर्मेट से और शिखर धवन ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और ब्रीदर इन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से संन्यास अभी हाल ही में ले लिया है। संपूर्णता अभियान अभी हाल ही में किसके द्वारा चला गया है? नीति आयोग के द्वारा। और इसी के द्वारा ही हमारा संविधान हमारा सम्मान किसके द्वारा चलाया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट परी अभी हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। 34वां क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पत्र पर साइन किए हैं? तो ये किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। और इसमें 68 देश शामिल हैं, जिसमें से 49 एशियन और 49 पैसिफिक ओशियन कंट्रीज शामिल हैं। यस बैंक ने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में IOC के साथ साझेदारी की थी। सोलर एनर्जी के लिए संधि किसके साथ की है? SBI ने
जर्मन विकास बैंक के साथ की है। आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल अभियान चलाया है। नेक्स्ट है 35वां और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। और इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, टाइगर इन द टनल, दिल्ली इज़ नॉट फार, एंग्री रिवर्स और चेरी ट्री। और चेतन भगत की भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हमको ध्यान रखनी है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द गर्ल इन द रूम, 5 पॉइंट समवन, इंडियन रेवोल्यूशन, हाफ गर्लफ्रेंड। और आज का प्रश्न है 2023 में अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।